नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने महासागर से रिलेटेड फैक्ट किया था, ठीक है। आज हमारा क्या होगा, जल संधि से, इससे रिलेटेड जल संधि से रिलेटेड फैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा फैक्ट है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो वो हमारा हो जाएगा जिब्राल्टर। क्या? जिब्राल्टर, ठीक है। डोअर जल संधि जोड़ती है, तो वो जोड़ती है भैया इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। किसे जोड़ती है डोअर जल संधि? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, ठीक है भैया। इसके आगे, कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समांतर स्थित है? कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो वो हमारी हो जाती है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि भैया? बेरिंग जल संधि, ठीक है। इसके आगे, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो वो हमारी है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि भैया? डेविस जल संधि, ठीक है। इसके आगे, बेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? बेरिंग जल संधि किन दो स्थल के बीच है? तो वो है एशिया और उत्तर अमेरिका। किसके बीच? एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच है, ठीक है भैया। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो वो हमारा हो जाता है ईरान और ओमान। किसे? ईरान और ओमान को हरमुज जल संधि अलग करती है, ठीक है भैया। इसके आगे, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? तो वो हमारा है टारस जल संधि। कौन सी भैया? टारस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है, ठीक है। इसके आगे, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो वो हमारा हो जाता है भारत एवं श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है, ठीक है। इसके आगे, बेरिंग जल डमरू अलग करता है, तो वो किस किस को? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि अलग करती है, ठीक है भैया। इसके आगे, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो वो हमारा हो जाता है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। कौन सा? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, ठीक है भैया। इसके आगे, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो वो हमारी होती है जिब्राल्टर संधि। कौन सी? जिब्राल्टर संधि, ठीक है। इसके आगे, जफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो वो हमारा है एलिफेंटा पास। कौन सा पास? एलिफेंटा पास है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो वो हमारा हो जाता है स्पेन एवं मोरक्को। कौन सा भैया? स्पेन एवं मोरक्को, ठीक है। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो हमारा हो जाता है 10 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है भैया। इसके आगे, पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? तो ये हमारा जो स्थित है, पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है, ठीक है। पाक स्ट्रेट किनके बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ठीक है भैया। इसके आगे, किस जलडमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो वो हमारा हो जाता है डोअर जल डमरू मध्य। कौन सा भैया? डोअर जल डमरू मध्य, ठीक है। इसके आगे, कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वो हमारा हो जाता है बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा भैया? बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। इसके आगे, इंग्लिश चैनल स्थित है, तो वो हमारा हो जाता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लिश चैनल किसके बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ठीक है। इसके आगे,
हिंद महासागर लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो हमारा हो जाता है बाब उल मंदेव। कौन सी जल संधि? बाब उल मंदेव। ठीक है भैया। इसके आगे मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं तो वो है हिंद महासागर से चीन सागर तक। कहां तक? हिंद महासागर से चीन सागर तक। ठीक है। अब इसके आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किसी एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो ऑप्शन ए हमारा है डेविस जल डमरू, ऑप्शन बी है डेनमार्क जल डमरू, ऑप्शन सी है डोवर जल डमरू और ऑप्शन डी है जिब्राल्टर जल डमरू। तो ऑप्शन सी इसमें से हमारा सही हो जाता है, डोवर जल डमरू। ठीक है। ये जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, जो सुरंग से निकाली गई है। ठीक है। इसके आगे 10 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है भैया। और इसके आगे हमारा जो है वो प्रवाल भित्ति। ठीक है। अब हम प्रवाल भित्ति से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? ये एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? समुद्री जीव है। ठीक है। प्रवाल भित्ति है तो वो है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति को ही क्या कहा जाता है? प्रवाल भित्ति। ठीक है। कौन सा सागर प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो वो है उष्ण कटिबंधीय महासागर। कौन है भैया? उष्ण कटिबंधीय महासागर। प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 27% से 32%। कितना? 27% से 32%। ठीक है भैया। इसके आगे प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं तो वो पाई जाती हैं 30 अंश नॉर्थ से 30 अंश साउथ अक्षांश के मध्य। किसके किसके? 30 अंश नॉर्थ से 30 अंश साउथ अक्षांश के मध्य प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है भैया। इसके आगे जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। क्या कहलाती है भैया? अवरोधक प्रवाल भित्ति। ठीक है। इसके आगे किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े की नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो एटॉल। ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैंगून को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बोट चैनल। क्या कहा जाता है भैया? बोट चैनल। ठीक है। इसके आगे प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किसने किया था भैया? डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने। ठीक है। इसके आगे प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था डेली ने। किसने किया था भैया? डेली ने। ठीक है। इसके आगे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। कहाँ भैया? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। इसके आगे ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो वो है, लंबाई जो हमारा है वो 1900 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 160 किलोमीटर है। लंबाई 1900 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 160 किलोमीटर है। ठीक है भैया। इसके आगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो वो है अवरोधक प्रवाल भित्ति का। किसका? अवरोधक प्रवाल भित्ति का। ठीक है भैया। इसके आगे प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं तो वो है हमारी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। किसकी हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। इसके आगे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो वो हमारी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है। ठीक है भैया। इसके आगे
ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया के समीप। ठीक है भैया। इसके आगे कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो ये 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में पाई जाती है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी। ठीक है भैया। इसके आगे पोर्ट ब्लेयर के समीप की स्थित प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, क्यों? तो ये हो रही है अत्यधिक मत्स्यन के कारण। किसके कारण? अत्यधिक मत्स्यन के कारण हो रही है। ठीक है भैया। इसके आगे कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। कहाँ? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में कोरल रीफ पाई जाती है। ठीक है भैया। इसके आगे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये है भैया प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है। इसके आगे प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ये हमारा हो जाता है क्वींसलैंड। कौन सी लैंड? क्वींसलैंड पर स्थित है। ठीक है, समीप स्थित है। ठीक। इसके आगे अब हमारा होगा ज्वार भाटा से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है भैया। किससे रिलेटेड? ज्वार भाटा से। चलिए देखते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? प्रगामी तरंग किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो वो करता है ज्वार भाटा की। किसकी भैया? ज्वार भाटा की। इसके आगे ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था भैया विलियम बेबल ने। किसने? विलियम बेबल ने किया था। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो वो आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो वो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक है भैया। इसके आगे असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है भैया बृहद ज्वार या स्प्रिंग। क्या कहा जाता है? बृहद ज्वार या स्प्रिंग। ठीक है। इसके आगे दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? तो वो होता है हमारा 24 घंटे 52 मिनट का। कितना समयांतर होता है? समय का अंतर कितना होता है? तो वो होता है 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है भैया। इसके आगे अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? तो वो हमारा आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद। कितने? 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। इसके आगे जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकट पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सर्वोच्च ज्वार। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च ज्वार कहा जाता है। ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है, तो वो है हमारा पृथ्वी के अपकेंद्रीय, पृथ्वी का अपकेंद्रीय। ठीक है भैया। फिर से देखते हैं इसे। ज्वार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है भैया। ये ज्वार की उत्पत्ति के कारण हैं। इसके आगे विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो ये हमारा आता है फंडी की खाड़ी में। कहाँ भैया? फंडी की खाड़ी में। ठीक है। इसके आगे ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो वो चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ठीक है। इसके आगे महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो वो हमारा है गुरुत्वाकर्षण या अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। ठीक है। इसके आगे अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार
उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो वो हमारा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है भैया। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? तो वो चंद्रमा से उत्पन्न होती है। कैसे होते हैं? चंद्रमा से। ठीक है। अब हमारा क्या है? ऊर्जा संसाधन से। अब ऊर्जा संसाधन से फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा संसाधन। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर ऊर्जा संसाधन का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वो हमारा है पहले पेट्रोलियम, फिर है कोयला, उसके बाद प्राकृतिक गैस, फिर जल विद्युत। ठीक है भैया, एक क्रम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्रम पूछ सकता है। इसके आगे, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो हमारा होता है पेट्रोलियम से। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि सबसे पहले पेट्रोलियम, फिर उसके बाद कोयला, फिर प्राकृतिक गैस, फिर उसके बाद जल विद्युत। ठीक है, इसके आगे हम्म पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हमारे होते हैं तल छटीय चट्टानों से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तल छटीय चट्टानों से। ठीक है, पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वो हमारा सबसे पहले है सऊदी अरब, उसके बाद इराक, उसके बाद कुवैत, फिर ईरान। ठीक है, ये क्रम है इनका पेट्रोलियम के संचित भंडार का। ठीक है भैया, इसके आगे, कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो वो हमारा हो जाता है सऊदी अरब। ठीक है भैया, इसके आगे, कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो वो भी हमारा कहाँ हो जाता है? सऊदी अरब में। ठीक है भैया, इसके आगे, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारा हो जाता है खनिज तेल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। मध्य पूर्व के खनिज तेलों के अग्रणी उत्पादन कौन है? तो ये भी हमारा कौन हो जाता है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसके आगे, ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? सऊदी अरब। ठीक है, इसके आगे, गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? तो वो हमारा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भैया, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा बड़ा आयातक कौन है? तो वो हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भैया, इसके आगे, खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 में किस देश में खोदा गया था? तो वो भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है भैया, 1859 में सबसे पहले खनिज तेल का जो प्रथम कुआं खोदा गया था तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन है? तो वो भी हमारा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भैया, इसके आगे, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो वो भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, इसके आगे, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और जल सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं जल सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं। ऊपर से नीचे की ओर इनका सही क्रम क्या होगा? तो पहले हमारा होगा प्राकृतिक गैस, उसके बाद पेट्रोलियम, फिर जल। ठीक है भैया, इसके आगे, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक कौन सा है? तो वो है कनाडा। कौन सा भैया? कनाडा है। थोरियम का सबसे बड़ा अधिक भंडारण कहाँ पाया जाता है? तो वो हमारा पाया जाता है भारत में। ठीक है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक कौन है? तो वो भारत है। ठीक है, इसके आगे, हमारा है, हाँ, किसको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहा जाता है? तो वो खनिज तेल को कहा जाता है। ठीक है भैया, इसके आगे, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भैया, विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो हमारा 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। ठीक है,
इसके आगे, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो वो जल विद्युत को जाना जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे हमारा है, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो वो है कांगो नदी की। किसकी? कांगो नदी या जायरे नदी। ठीक है। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, तो वो हमारा है कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। कौन सा है? कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। इसके आगे, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो वो हमारा किया गया इटली में। कहाँ किया गया भैया? इटली में। ठीक है। इसके आगे, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो वो हमारा है स्विट्जरलैंड। कौन है भैया? स्विट्जरलैंड। ठीक है। इसके आगे, जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? तो वो हमारा है कांगो गणराज्य में। कहाँ भैया? कांगो गणराज्य में है। इसके आगे, कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? तो वो है एंथ्रासाइट। कौन सी है भैया? एंथ्रासाइट है। ठीक है। विश्व में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो वो है बिटुमिनस। कैसा है? बिटुमिनस है। ठीक है भैया। इसके आगे, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होता है? तो वो हमारा होता है पीट। ठीक है। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है लिग्नाइट। सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी भैया फ्रांस में। कहाँ की गई थी? फ्रांस में किया गया था। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो वो हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, तो वो है अपलेशियन क्षेत्र में। कहाँ है भैया? अपलेशियन क्षेत्र में है। विश्व का कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो चीन है। ठीक है भैया। इसके आगे, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये हमारा यूक्रेन में हो जाता है। कहाँ? यूक्रेन में। इसके आगे, कुजबास कोयला किस क्षेत्र में, किस देश में स्थित है? तो वो हमारा रूस में हो जाता है। कहाँ भैया? रूस में। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बांकी किस देश में स्थित है? तो वो हमारा है जिम्बाब्वे। कहाँ भैया? जिम्बाब्वे में है। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा के को काम में ला सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है भैया। इसके आगे, दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हमारा है इंडोनेशिया। कौन सा भैया? इंडोनेशिया है। ठीक है। इसके आगे, कहाँ तक है अभी? अब हमारा है क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे प्रमाणित तेल भंडार है? तो ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी है ईरान में, ऑप्शन डी है इराक में। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है वेनेजुएला में। ठीक है भैया। इसके आगे, युक्ति ज्ञान है। भारतीय ज्ञान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयर बुक 2014 के अनुसार कच्चे तेल के सबसे प्रमाणित भंडार जो है वो वेनेजुएला में ही है। ठीक है। इसके आगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है जिम्बाब्वे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है कनाडा। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑप्शन ए है कनाडा में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी है ब्राजील में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। पूरे विश्व में
यूरेनियम का बृहद भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में है? तो वो हमारा जर्मनी में हो जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे हमारा क्वेश्चन है, बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? ऑप्शन ए है लोहा उद्योग, ऑप्शन बी हवाई जहाज उद्योग, ऑप्शन सी है समुद्री जहाज उद्योग, ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, पेट्रोलियम के लिए बाकू प्रसिद्ध है। ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल उद्योगों से रिलेटेड फैक्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।